तो आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे, विस्तार से चर्चा करेंगे। संपादकों का एक पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले अजीत मंदोला के पास चलूंगा। मंदोला जी, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जीत का दावा कर रही है। मानसून सेशन में विधेयक भी गिना रही है कि सरकार ये विधेयक लेकर आना चाहती थी, हमारे दबाव में नहीं लाए गए। यहाँ तक कि एफसीआई बिल के बारे में भी सरकार के कांग्रेस कह रही है कि साहब उसके लिए तो उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फ़ोन आ गया, इसलिए सरकार नहीं आई, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हमारे दबाव में नहीं आई। तो ये मानसून सत्र पर विपक्ष और कांग्रेस जिस तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखें? मनु, देखिए, ये पहले अपने आप में जो मानसून सत्र जो एक इतिहास बनना था, उसको दो तरीके से पहले ये लग रहा था कि भाई हो सकता है इसमें परिसीमन में पारित हो जाए, सरकार अपने सारे एजेंडे पारित कर ले। वो तो नहीं हो पाया। लेकिन एक नया इतिहास बना कि मतलब पिछले 22 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा मानसून सत्र जो है धुल गया। शायद 2011 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। नहीं भाई, 20-22 साल हो गए उसको। 2004 के आसपास की बात है कोई, जब बीजेपी ने वो करा था। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि 15 दिन 3 हफ्ते का जो मानसून सेशन था, 19 बैठकें होनी थी, कांग्रेस ने फ्रंट फुट पे खेला है। इससे इनकार नहीं कर सकते आप। और पूरा फुटेज खाया, पूरी टीआरपी ली। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक आक्रामक विपक्ष के, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि आप हर सेशन में, हर मानसून, हर कोई भी सेशन रहा हो, इससे पहले रहा हो, उससे पहले, मतलब 18वीं लोकसभा में जब से कांग्रेस ने एक अच्छी खासी 99 सीटें जीती हैं, उसके बाद से राहुल गांधी वो अपनी छवि को भी बाहर निकलने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, बीजेपी ने 2012-14 से लेकर 19 तक राहुल गांधी की छवि को नुकसान तो पहुंचाया था। ठीक है। पप्पू साबित करने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने गलती कर दी, मैं वो नहीं हूँ, मैं जो करूँगा अब अपने तरीके से करूँगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्या होता है कि कई बार अति जो हो जाती है ना, जब आप भूल जाते हैं, क्योंकि ये देश जो है अलग तरह का देश है। हमारे देश की एक संस्कृति अलग है। बड़े का अपमान ये देश जल्दी स्वीकार नहीं करता। उसके बारे में कोई टिप्पणी आप कर दो। अब जैसे पार्लियामेंट के आखिरी दिन वो 56 इंच का बंदर, उसकी बात होने लगी। अब किसी ने कहा राहुल गांधी भी 56 साल के हैं। कन्फ्यूज़न हो गया कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो तो दूसरा। राहुल गांधी ने कल एक सम्मेलन में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो एक कार्यक्रम में भाषण दिया, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी और विदेश नीति को और इटली के प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो टिप्पणी हुई, झप्पी को लेकर जो बात हुई, संदीप दीक्षित ने जो बोला कि इटली के उसका नाम लेके, ये सारी चीज़ें फिर क्या करती हैं, जो आपने एक मेहनत करी थी, जो आपने एक अपनी छवि को निखारने की कोशिश करी थी, फिर क्या होता है, उससे पानी फिर जाता है। विरोधियों को, क्योंकि हमारी देश की संस्कृति स्वीकार नहीं कर रही है इस चीज़ को। आपने पार्लियामेंट के अंदर ठीक करा, नहीं बोलने दिया। पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृह मंत्री अमित शाह डिफेंस में दिखाई दिए, इसमें इनकार नहीं कर सकते आप। दोनों जने पार्लियामेंट में नहीं आए, अंतिम दिन आए, सैनिटाई वाले दिन आए। तो ये अच्छा, लेकिन अब इससे लाभ कौन लेगा? लाभ का एक ही तरीका है हासिल करने का, चुनाव में जो जीतेगा फिर वो सिकंदर हो जाएगा। तो अब राहुल गांधी ने जो टेम्पो बनाया हुआ, एक आक्रामक टेम्पो बनाया, तो क्या कांग्रेस इसको आगे तक ले जा सकेगी? अब क्योंकि इलेक्शन है 5 राज्यों के, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उदय मेरे पास मौजूद है। उदय, हमने देखा पार्लियामेंट में ये चल रहा है, क्योंकि जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते साथ वो ये भी कह रहे थे, मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे ख्याल शायद कल की होगी, तो उसमें वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे। और इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साहब, ठीक 2011 में भी एक संसद नहीं चल पाई थी, उसका बड़ा कारण था व्यापम, और आज और अभी भी संसद नहीं चल पाई। यानी कि 2011 से लेकर 2026, उस वक्त भी शिक्षा का विषय था, आज भी शिक्षा का विषय था। और उन्होंने बताया कि साहब, सरकार जो चाहती थी, हालांकि 1 नेशन 1 इलेक्शन आना नहीं था, लेकिन उसके विधेयक का भी जिक्र वो कर रहे थे। कह रहे थे कि साहब वो जेपीसी से आना था लेकिन नहीं आ पाया। एफसीआई बिल का भी जिक्र कर रहे थे, और डीलिमिटेशन बिल का भी जिक्र कर रहे थे। बोले से 5 बिल उन्होंने गिनाए कि वो नहीं ले पाए। और इसमें हमारी जीत है। उन्होंने कहा कि हमारी जीत है कि सरकार ने पूरी रणनीति कर ली थी। उन्होंने ये भी कहा, एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुमत करके कहा, एक बहुमत, चोरी का बहुमत या ऐसा कुछ बहुमत कहा उन्होंने,
कि वो बहुमत के लिए दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा, सांसदों को तोड़ा, और मीडिया भी लगातार बता रहा था कि अब 256 हो गए, कुछ किसी ने तो 267 भी कह दिए और 240 हो गए, 340 हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये विपक्ष की जीत है, हमारी जीत है, ये जीत है या आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो तय करेंगे कि किसकी जीत है। बिल्कुल, आप चुनाव में जीतेंगे तभी तो जीत कहलाया जाएगा वो, मनोज जी। मगर हम विपक्ष की भाषा को देखें कि कैसे आप जीत मान सकते हैं अगर पब्लिक के पैसे जो हैं वो बह रहे हैं मॉनसून के पानी की तरह। कितना पैसा लगता है संसद के सत्र को चलाने के लिए, वो आंकड़ा भी हमें सामने देना चाहिए। 19% सिर्फ लोकसभा में काम हो पाया, शायद राज्यसभा में 29% या 30% काम हो पाया। ये आंकड़े हैं, ये कहीं ना कहीं जीत नहीं कहलाई जा सकती। हाँ, ऑप्टिक्स की जीत जरूर हुई है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि एफसीआरए को हमने हमारे दबाव की वजह से जेपीसी में भेज के रख दिया, मगर ये कहीं ना कहीं रणनीति भी थी बीजेपी की और एनडीए की। ये भी विपक्ष का जीत कहलाया जा सकता है कि स्पेशल सत्र जो है वो नहीं बुलाया गया अब तक। स्पेशल सत्र सितंबर में भी बुलाया जा सकता है, अक्टूबर में भी बुलाया जा सकता है, नवंबर में भी बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शीतकालीन सत्र में ही वो डिलिमिटेशन बिल आएगा, उससे पहले भी आ सकता है। मगर अभी सरकार ने देखा कि माहौल जो है वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। बट हमने ये भी देखा मनोज जी कि कहीं ना कहीं गोल पोस्ट जो हैं विपक्ष के वो शिफ्ट हुए हैं, वो बदले हैं इस पूरे सत्र के दौरान। शुरुआत क्या हुई? शुरुआत हुई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। वो विपक्ष की मांग थी संसद के डे 1 पर। आपको याद है कि इस डे 1 में संसद के भीतर भी वही मांग थी और बाहर भी वही मांग थी। उस समय डीपीके का मार्च हुआ था संसद सत्र के डे 1 पर। उस फर्स्ट वीक में कॉकरोच जनता पार्टी का उस पहले हफ्ता में अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मगर उसके बावजूद पार्लियामेंट नहीं चला, क्योंकि फिर मांग हो गई कि अमित शाह जवाब दें, अमित शाह फ्लोर ऑफ द हाउस पर आए और स्टेटमेंट दें कि भैया किसने ऑर्डर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि अमित शाह, हाँ देर जरूर आए, शायद पहले आ जाना चाहिए था, मगर संसद सत्र के सेकेंड लास्ट डे पर आए, हाउस के अंदर नहीं गए, हाउस के बाहर उन्होंने बाइट दिया। किरण रिजिजू ने बोला कि भाई होम मिनिस्टर तैयार हैं, जो विपक्ष चाह रहा है लास्ट के 2 दिन है, हम चला लेते हैं सत्र। शायद सरकार ने भी एक लास्ट एफर्ट किया कि हम एक काम करते हैं कि एक लास्ट डिच एफर्ट कर लेते हैं। उनको शायद पता था कि विपक्ष जो है वो मानेगा नहीं, मगर उन्होंने कहा कि हम दिखा देते हैं कि हम होम मिनिस्टर को भी ला रहे हैं। फिर विपक्ष ने क्या कहा, नहीं हमें होम मिनिस्टर को नहीं सुनना, हमें बस जानना है कि होम मिनिस्टर क्या इस्तीफा देंगे या जिसने ऑर्डर दिया उसका इस्तीफा कराएंगे। तो विपक्ष के भी कहीं ना कहीं गोल पोस्ट बदले हैं इस पूरे सत्र के दौरान, और कहीं ना कहीं इस वजह से सरकार यही कहेगी और लोग भी ये चाहते हैं। कल मैं किसी 2-3 आम नागरिकों से मिला, उन्होंने कहा एक नया कानून लाना चाहिए। मैंने कहा कौन सा कानून? अब ये एग्जाम लीक पर तो कानून आ गया, कहते हैं संसद चलाने का कानून, जो संसद नहीं चलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। संसद चलने की गारंटी, बहुत सारी गारंटियां सरकार देती है, तो संसद चलने की भी गारंटी। आज अजीत जी, मैं आज एक कार्टून देख रहा था, एक कार्टूनिस्ट का कार्टून देख रहा था, कैरिकेचर देख रहा था। उसमें वो जैसे एक इंसान बैठा रहता है ना, उसकी पीठ होती है, तो उसमें दो बंदे बैठे हुए हैं, सामने राष्ट्रपति भवन है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और नई संसद, बिल्कुल ठीक नई संसद जैसा उसका सर बनाया हुआ था, वो कह रहे हैं मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी चल ही नहीं रही है। तो पुरानी संसद जो जिसके सर पे थी वो कह रहे मैं भी नहीं बोल पा रहा था, मेरी भी नहीं चल रही थी। बहुत बढ़िया कार्टून था वो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबको पता था। देखिए, सरकार ने जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया वो सिर्फ बच्चों की मांग पर और देश भर में जो माहौल हो रहा था उसको लेकर दिया। उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। 2014 से लेकर इतने बड़े बड़े कांड हो गए, विपक्ष एक इस्तीफा नहीं ले पाया। तो वो सरकार ने, चूंकि एक माहौल बन रहा था, बच्चों की मांग थी, बच्चों का विषय था, पिटाई हो गई थी, तो चलो ठीक है इस्तीफा दे दिया। ये सबको पता था, आपको भी पता था कि अब इसके बाद जो है विपक्ष गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेगा, और अगर गृह मंत्री इस्तीफा दे भी दें तो भी विपक्ष नहीं मानेगा, फिर वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने लगेगा। ये बात रुकने नहीं है। देखिए मनु जी, ये जो सत्र था इसमें विपक्ष बहुत टेंशन में था, कांग्रेस बहुत टेंशन में थी। टेंशन ये था कि अगर परिसीमन बिल पारित हो जाता, हाँ वो सही है, तो परिसीमन बिल पारित करने के लिए कांग्रेस सरकार की पूरी स्ट्रैटेजी थी, पूरी तैयारी थी। मतलब ये था कि सरकार बस ये करना चाह रही थी कि बल एक कहते हैं ना कि हाँ भाई ठीक है हम तैयार हैं, मतलब दूसरे जिनसे वो आना था। कांग्रेस को टेंशन ये था कि अगर ये हाउस चला और परिसीमन बिल पारित हो गया
तो उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। आने वाले चुनाव, अगले चुनाव में कई सारी देश का जो राजनीतिक सिनेरियो था बदल जाता, दिशा बदल जाती, पूरी सीटों दशा का दिशा बदल जाती, सीटों की स्थिति बदल कांग्रेस जाती, लीडरशिप की स्थिति बदल सब जाती, बदल जाता। महिला पुरुष की जो स्थिति भारतीय राजनीति में है वो बदल जाती, सब बदल जाता। तो कांग्रेस ने पहले दिन से मानस तैयार किया हुआ था कि हाउस तो हम चलने नहीं देंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अपोजिशन को भी करना यही चाहिए था जो कांग्रेस ने करा, कि भाई उनका एक लक्ष्य था परिसीमन बिल को रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तमाम बातें कांग्रेस कर रही है। विपक्ष यूनाइटेड दिखा इस बार, विपक्ष इस बार यूनाइटेड दिखा, नहीं चाहे नहीं वो नहीं, सपा विपक्ष की बात हो। यूनाइटेड नहीं था। देखो नहीं था, क्योंकि अब डीएमके ने भी क्लियर बोल दिया था डीलिमिटेशन के फेवर में सुनो नहीं तो सही है, मैं आपको और इसके बावजूद कि एफसीआरए को जेपीसी कहीं ना कहीं DMK भेजना के कहने डीएमके पे- के वजह से था। नहीं, नहीं, डीएमके को उनको ऑफेंड नहीं करना था, मगर विजय, इसका श्रेय मनोज जी, अजीत जी आप पूरा करें, मगर इससे पहले मैं बस बताना चाहता हूं इसका श्रेय विजय को भी जाएगा। विजय ने डीलिमिटेशन, ये स्पेशल सत्र की चर्चा चल रही थी तो डीएमके का जो स्टैंड है, जो कभी कह रहे थे हाँ, कभी कह रहे थे ना, कभी कह रहे थे देखेंगे, वो क्लियर करवा दिया फ्लोर ऑफ द हाउस में। वो बिल, वो एंटी डिलिमिटेशन बिल, देखिए वो उसमें तो वेडनेस, विपक्ष की जीत है, आप हाँ, माने नहीं, वो बुधवार को ही ले आया। FCRA को लेकर, क्योंकि सुनिए तो सरकार सही। तय कर चुकी थी कि FCRA आएगा। नहीं, विजय ने सारे सांसदों की मीटिंग बुलाई, पता है आपको, इसी डिलिमिटेशन के लिए। बिल्कुल। 37 नहीं गए, डीएमके वाला कोई नहीं गया उसमें, नहीं गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं कोई गए, आपसे मगर इसलिए सहमति वो नहीं बिल ले आया, तो नहीं, वो फ्लोर ऑफ ठीक द है। असेंबली में तो लेकिन देना पड़ा उनको विजय स्टैंड। बैठक बुलाएगा तो डीएमके के सांसद क्यों जाएंगे? नहीं, डीएम विजय ने ये बैठक बुलाई कि सारे राज्य के सांसद हम लोग इकट्ठा हों, डिलिमिटेशन पे चर्चा करेंगे, बट क्यों जाएंगे DMK? क्यों जाएंगे? वो लीडर थोड़ी है नहीं उनका। नहीं, कि हम अगर पर क्योंकि एंटी डिलिमिटेशन बिल वो विधानसभा में लाया तो वहां स्टैंड देना पड़ा उनको हाँ, कि क्या साथ हो या अगेंस्ट हो, परिसीमन, वहां फंसा दिया उन्होंने। और फिर उससे स्पष्ट हो गया सरकार के पास कि डीएमके के का भी आंकड़ा नहीं है। और शरद पवार जी, मुझे सूत्रों ने बताया था, वो अपने कार्ड्स नहीं खेलना चाह रहे थे जब तक उनको खबर नहीं थी कि सारे नंबर्स हैं सरकार के फेवर में या मैं नहीं। कह रहा हूं। उन्होंने कहा मैं तब बताऊंगा। नहीं, खुसफुसाहट हुई देखिए, होगी उस सोमवार नहीं, की शादी में। नहीं, मैं क्या ये कह रहा हूं। हफ्ता बहुत पॉलिटिकल शादियां हुई हैं और उन शादियों में सिर्फ शादियों की चर्चा कम हुई हाँ। और राजनीतिक चर्चा ज्यादा हुई। नहीं, मैंने क्या कह रहा हूं, कांग्रेस का लक्ष्य पहले दिन से यही था कि बिल पारित नहीं होने देना है, और कांग्रेस उसमें सफल रही। लेकिन छात्रों के आंदोलन ने कांग्रेस को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिससे कि वो एक आक्रामक उसने अपनी शैली अपनाई, और उस आक्रामक शैली में कहीं ना कहीं पहली बार 12 साल का जो कार्यकाल है अभी सरकार का, उसमें पहली बार ये सरकार इतनी डिफेंसिव दिखी। राहुल गांधी बहुत आक्रामक तरीके से बोले, लेकिन सरकार की तरफ से जो बड़े बड़े मंत्री या कुछ नेताओं ने जिस तरह से सामने आना चाहिए था नहीं बोला। लेकिन अब कई तरह की खबरें हैं, एक खबर ये भी आ रही है कि शायद डीएमके को इन लोगों ने, देखिए जैसे अभी ये कह रहे थे ना कि विशेष सत्र कभी भी किसी भी दिन बुलाया जा सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है, बुलाया जा सकता है। मैं अभी भी इस बात का जिक्र कर रहा हूं, पहले भी बोला था कि विशेष सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन उसमें अब खबर एक आ रही, हालांकि मेरे सोर्सेज तो मेरे ये कहते हैं कि भाई अब कैबिनेट जो होगा सब यूपी इलेक्शन के बाद होगा। बट लिस्ट शायद आने वाली है, लिस्ट शायद आने वाली है। नितिन नवीन की टीम को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है किसी की, कभी आ नहीं, जाए, ऐसा नहीं है, कभी भी आ जाए, पूरी उसमें देश को बहुत दिलचस्पी, बदलाव 15 अगस्त के आसपास ही आ जाएगी, 2-4 दिन नहीं, में। नितिन नवीन की टीम आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, उसमें किसी की इतनी दिलचस्पी नहीं, है पूरी नहीं। दिलचस्पी है आपके लिए होगी, लेकिन पूरे देश हाँ, की नहीं, मैं इसलिए कह रहा मगर हूं ये भी कि- गजब की बात है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं वो, और 4 महीने से नई टीम ही नहीं आ पा रही। हाँ, ये यही भी होता काफी है, नड्डा जी के टाइम पे भी लंबा खिंचा था। नहीं, अब बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, इसमें कोई आप इनकार नहीं कर सकते। बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पे चल रही है कि समय पे फैसले मत करो, टालते जाओ। लेकिन अब एक खबर इस बीच एक आ रही है कि भाई डीएमके को शायद ये लोग पूरी तरीके से, और पवार की पार्टी को शायद काफ़ी हद तक इन्होंने कर लिया है, सरकार में शामिल होने तक की बात हो रही है अब कि डीएमके के 2 मंत्री बनेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि कल जो है कभी नहीं होगा अजीत जी, क्यों डीएमके तो कभी रही है। नहीं होगा। डीएमके के जो बयान आए हैं हिंदुत्व पर, कभी नहीं डीएमके होगा। के जो बयान आए हैं हिंदुत्व पर, कैसे आ कभी सकते हैं नहीं सरकार? होगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, होगा, वो ठीक कह रहे कि बिल्कुल नहीं हिंदुत्व के होगा, एजेंडे- कभी नहीं होगा। वो ठीक है कि कांग्रेस को एक मुद्दा और मिल जाएगा कि सनातन धर्म में सब ज्यादा गालियां इन्होंने दी, लेकिन डीएमके एनडीए का हिस्सा रह चुकी है एक बार, वाजपेयी जी के जमाने में डीएमके हिस्सा थी। ऐसे तो महबूबा मुफ्ती भी रह चुकी हैं, अब वो गलती नहीं होगी, जो गलती हो देखो, गई। समय- मगर एक दिलचस्प बात यह थी कि विपक्ष पार्टियों ने बहिष्कार किया। चाय पे ओम बिरला ने सबको बुलाया था, आखिरी दिन ये नहीं प्रथा है होती ये है, नहीं नहीं गई, मगर नहीं एक विपक्ष की सांसद गई, कौन? कनीमोही, डीएमके की कनीमोही वहां वो गई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तो ये कांग्रेस, दोबारा दिखा रहा है कि कहीं डीएमके फेंस पर इस वक्त है। देखिए क्या है कि
अगर ये ऐसा हो जाता है, 1 मिनट के लिए मैं ये कह रहा हूँ, एक तो अब क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि जो हमारे पे छवि जो धूमिल हुई है पूरे घटनाक्रम से, हम फिर से एक एनडीए का अगर वो कुनबा बढ़ाने में एक मतलब ये चाहे वो ना हो, अगर सफल हो जाते हैं एनडीए का कुनबा बढ़ाने में। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बीजेपी विचारधारा के किनारे पर खड़ी हुई है, इस बात को आप विचारधारा कहाँ रहे? अजीत पवार को जब शामिल करा लोगों ने, नहीं अजीत के लिए होगा, नहीं लेकिन अभी भी मैं क्योंकि बीजेपी तय नहीं करती सब कुछ। अरे तो बीजेपी में आरएसएस भी बहुत कुछ तय करता है, और डीएमके देखिए, डीएमके का आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझिए, बीजेपी के लिए चुनौती है 5 राज्यों के चुनाव, दलित और जो मिशनरी से जुड़े लोग हैं, ईसाई धर्म जिन्होंने कबूल कर लिया, उनकी पार्टी है। डीएमके ने जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को, उसका जनाधार खत्म हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर बीजेपी उसके साथ चली गई, जी के साथ रहने पे नहीं हुआ खत्म, नुकसान हुआ ना, अभी तक चल रही है, क्यों करुणानिधि ने उसके बाद सरकार बनाई? मुफ्ती के साथ बीजेपी गई, आज तक बीजेपी को वो कटाक्ष, वो बयान झेलने पड़ते हैं। वो ठीक है, और पीडीपी भी हार गई, पीडीपी भी हार गई। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये है कि अभी बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट क्या है, कि जो एक माहौल बना हुआ है कि बीजेपी बहुत डिफेंस में आ गई, बीजेपी जुगाड़ नहीं कर पाई अपने सांसदों के लिए 360 का, ये लोग एक चुनौती को स्वीकार करते हुए सारे साम दाम दंड में, देखो अगर वो परिसीमन बिल में समर्थन देते हैं तो तब भी बात आएगी कि भाई समर्थन दे दिया। अजीत जी मेरी एक चीज बताइए, सब कुछ तय हो गया था, खबरें आ गई थी कि सरकार ने नंबर जुटा लिए, लोगों का तो ये भी कहना कि साहब जेएमएम के भी सांसद से बात हो गई है, समाजवादी पार्टी के सांसदों से भी बात हो गई है, और जिस दिन मतदान होगा उस दिन समाजवादी जेएमएम के पार्टी के लिए सांसद या तो समर्थन करेंगे या फिर भाग जाएंगे, चले जाएंगे। एक मिनट सुन लीजिए, ये बातें कब, लेकिन बावजूद उसके ऐसा क्या कारण था, बावजूद उसके ऐसा क्या कारण था कि सरकार वो बिल नहीं लेकर आ पाई, यानी कि सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं था, नंबर की कमी थी। ये सारी बातें थी 20 तारीख के लाठीचार्ज होने से पहले की। लाठीचार्ज की घटना ने पूरे सिनेरियो को बदल दिया, सरकार को डिफेंस में आना पड़ा, क्योंकि एक माहौल और पूरा मैसेज चला गया भाई लाठीचार्ज की हुई। और कांग्रेस ने बहुत स्ट्रैटेजिकल, जो भी कहो, राहुल गांधी ने पीएम के घर तक पहुंच के धरना, देखो कांग्रेस के लिए भी अपनी इज्जत बचानी जरूरी हो गई थी, क्योंकि सारा क्रेडिट कांग्रेस जनता पार्टी को जा रहा था। जी मुझे लगता है कि अब हमको बीजेपी कांग्रेस से हटकर जो युवाओं ने इस देश में एक अलग जगह दिया, क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पर एक वंदे मातरम गाना चल रहा है? उस वंदे मातरम को कितना समर्थन मिल रहा है? उस गाने को सुनिए, उस गाने के शब्दों को सुनिए, उसके ओज को, उसकी क्रांति को समझिए। और इस देश का जो युवा है, उसने देश के मुख्य न्यायाधीश के कार्यक्रम को बोल दिया कि हम बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था कि जेनजी की वजह से आप देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑर्डर वापस लेना पड़ा। ठीक कह रहे हो, सीजीआई को आज कहना पड़ा। मैं इसकी भी निंदा करता हूं और मेरा संवाद होगा छात्रों के साथ। वो छात्र मेरे विरोध चाहे हो, बट मैं संवाद करूंगा। नहीं वो ठीक है, क्योंकि अब इस देश में चीजें बदल रही हैं, बात को समझिए आप। मैं बदल नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब आपसे, आरक्षण पर बहस शुरू हो गई है, बिल्कुल कॉलेजियम पर बहस शुरू हो गई है, यूजीसी पर बहस शुरू हो गई है। कौन कर रहा है? कई ऐसे मुद्दे आ गए हैं और उन मुद्दों में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की। देखो बीजेपी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। ये सारे मुद्दे जिनको आप उठा रहे हो, ये केंद्र सरकार को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अब इसमें कौन शक्तियां, क्या शक्तियां, ये बीजेपी समझ रही है। वापस इसी बात पर आते हैं कि क्या इससे यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा पे कोई असर पड़ेगा या नहीं? ये सत्र खत्म हो गया, अब असली लड़ाई अब है। विशेष सत्र जो है वो आएगा नहीं आएगा, मुझे लगता है हो सकता है कि सरकार न करे। शीतकालीन सत्र, अब सबको इंतजार संसद के शीतकालीन सत्र का है, और उसके पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। आपका कहना नहीं, उससे पहले विधानसभा चुनाव में जो जीतेगा वो उससे पहले नहीं, शायद बाद में आए, क्योंकि अब ये भी खबर अब रफ्तार पकड़ रही है कि ये चुनाव जो है वो पहले नहीं होंगे, शायद समय पे ही हो। जनवरी फरवरी में चुनाव है, तो शीतकालीन सत्र जब आएगा तो मुझे लगता है 12 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच वो जब तक परिणाम नहीं देख लिया जाएगा। लेकिन क्या है ना कि मैं यही अभी भी चर्चा करता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि भाई 14 जनवरी से लेके 31 मार्च तक जो है कुंभ है, और जनगणना भी है। कुंभ है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया समय पे होंगे जनगणना, इलेक्शन कमीशन ने कहा है चुनाव। चलो जनगणना वाली डेट तो वो आगे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में भी हो जाएगा, वो अलग विषय है। लेकिन अभी जो चुनौती क्या है कि अगर कुंभ बहुत बड़ी चुनौती, कुंभ में कैसे करेंगे अब इलेक्शन? उत्तराखंड का एक चरण में होगा, उत्तराखंड का तो एक में होगा, बड़े मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के 2 में हो जाएगा।
बड़े मुद्दों के साथ साथ लगातार ये चर्चा होती रहेगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, सबका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। बड़ी खबर यह है, एक तरफ न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट